मैं कार्यपालिका के अगले पड़ाव यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति के विषय में आपको विस्तार से बताऊंगा। तो पहले हम बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या निर्धारित योग्यताएं हैं। तो पहली चीज तो उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी कि 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, अधिक हो। दूसरी, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, उस उम्मीदवार के लिए राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो और केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पे ना हो। अगला देखते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो सदस्य होते हैं वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा करते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर के करते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है, यानी कि राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगला देखते हैं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। ठीक। तथा जब तक उत्तराधिकारी यानी कि कोई उपराष्ट्रपति पद द्वारा, जैसे राष्ट्रपति बैठा हुआ है, उपराष्ट्रपति वर्तमान में बैठा हुआ है और उपराष्ट्रपति पद की प्रक्रिया चल रही है, तो जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं आएगा तब तक वो उस पद पर बना रहेगा या वह स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दे। इसके अलावा जो राज्यसभा है, मतलब जो राज्यसभा है, तो वो 14 दिन का नोटिस देकर के उपराष्ट्रपति के लिए उसके पद से हटाने का कार्य कर सकती है और उसको हटाने के लिए राज्यसभा के सदस्य कुल बहुमत के द्वारा उस प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे। यानी कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है उसके पद से तो राज्यसभा के सदस्य को 14 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ेगा और सदन के अंदर जो कुल बहुमत है उससे उस प्रस्ताव को पास कराना होगा और उस प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा के द्वारा भी होना चाहिए, तब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति का वेतन और अन्य भत्ते। तो उपराष्ट्रपति को 4.5 लाख रुपए मिलते हैं तथा अन्य भत्ते मिलते हैं, जैसे केंद्रीय मंत्रियों को मिलते हैं, जो सुविधाएं हैं वो सब मिलती हैं। इसके अलावा जब उपराष्ट्रपति सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उनको आजीवन पेंशन और अन्य सुविधाएं भत्ते मिलते रहते हैं। अब देखते हैं राज्यसभा के सभापतित्व के रूप में उपराष्ट्रपति का कार्य, यानी कि उपराष्ट्रपति का कार्य क्या है। तो उपराष्ट्रपति का कार्य जो है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में प्रतिनिधित्व करना और राज्यसभा में अनुशासन बनाए रखना और राज्यसभा में जो प्रस्ताव पारित होते हैं उस पर वो हस्ताक्षर करता है। और यदि कभी किसी प्रस्ताव पर एक समान यानी कि बराबर मत होते हैं तो उपराष्ट्रपति अपने पद, जो उसका पद है उसके अनुसार वो उस पर मत डाल सकता है, यानी कि सभापतित्व के रूप में वह जिस पक्ष को चाहे उस पक्ष पे अपना मतदान कर सकता है। ठीक। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति के अन्य कार्य एवं दायित्व। उपराष्ट्रपति के अन्य कार्य कौन कौन से हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब भारत का राष्ट्रपति यदि अपने पद से त्यागपत्र दे दे, उसकी मृत्यु हो जाए या उस पर महाभियोग चला करके उसको हटा दिया जाए, तब उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है और जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उस समय वह राज्यसभा का सभापतित्व नहीं करता है, उस समय वह राज्यसभा का सभापतित्व
नहीं करता है, केवल राष्ट्रपति के पद का ही कार्य करता है, तथा जब तक निर्वाचित राष्ट्रपति मिल नहीं जाता तब तक वह उस राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता रहता है। और राष्ट्रपति का पद 6 माह से ज्यादा रिक्त नहीं रहना चाहिए और 6 माह के भीतर ही उस प्रक्रिया को पूर्ण कर लेना चाहिए। और यहाँ एक बात जानकारी के रूप में बताऊं कि पूरे विश्व में जितने भी देश हैं जहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली है, वहां पर उपराष्ट्रपति का पद नहीं है, केवल भारत में ही है। और अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में जैसे कि अमेरिका के अंदर ही केवल उपराष्ट्रपति का पद निर्धारित है। तो मैंने आज आपको बताया कि कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति के पद की योग्यताएं, कार्य। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको कार्यपालिका के बारे में विस्तार से समझा रहा था और अब मैं आपको समझाता हूँ कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के विषय में विस्तार से समझाऊंगा। तो पहले हम देखते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई थी। कौन सी प्रणाली अपनाई गई थी? संसदीय शासन प्रणाली। इस प्रणाली में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो होता है तो वो राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका जो है वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के हाथों में होती है। तो हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाता है जो बहुमत दल का नेता होता है। यानी कि जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। यदि कभी कभी ऐसा होता है कि त्रिशंकु सरकार बनती है, यानी कि त्रिशंकु से मतलब ये है कि किसी भी मतलब बहुमत दल के नेता के पास समर्थन नहीं होता है, यानी कि किसी भी दल के पास पर्याप्त समर्थन नहीं होता है, तब राष्ट्रपति अपने विवेक अधिकार से किसी को भी प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला सकता है, लेकिन उससे ये उम्मीद रखता है कि वह निर्धारित समय में बहुमत प्राप्त कर लेगा या बहुमत सिद्ध कर देगा। अब देखते हैं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति एवं संख्या। प्रधानमंत्री के परामर्श से, प्रधानमंत्री जी के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की भी शपथ दिलाई जाती है। और अन्य ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार से किसी भी मंत्री की नियुक्ति कर दे, उसे ये अधिकार नहीं है। ये अधिकार केवल प्रधानमंत्री के लिए है। वह जिसके लिए भी परामर्श करेगा उस व्यक्ति को राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा और उसकी नियुक्ति करेगा। 91 संविधान संशोधन द्वारा 91 संविधान संशोधन द्वारा जो 2003 में पास हुआ था, तो उसमें यह कहा गया था कि केंद्र और राज्य मंत्री परिषद का, यानी कि केंद्र और राज्य मंत्री परिषद का अधिकतम आकार निचले सदन में कुल संख्या का 15% होगा। यानी कि निचला सदन जो है लोकसभा कहा जाता है और विधानसभा। और ये चीज जो है सिक्किम, मिजोरम और छोटे छोटे देश जो छोटे छोटे राज्य हैं तो उनमें 12 से अधिक नहीं होगी। अब देखते हैं कि मंत्री परिषद की कितनी श्रेणियां होती हैं। तो मंत्री परिषद की तीन श्रेणियां होती हैं। कितनी श्रेणियां होती हैं? 3। पहली श्रेणी होती है कैबिनेट स्तर के मंत्री, जो सबसे बड़े मंत्री कहे जाते हैं। दूसरी राज्य मंत्री, और जो सबसे निचले स्तर के मंत्री होते हैं उन्हें उपमंत्री कहा जाता है। ठीक, अब देखते हैं मंत्री परिषद का कार्यकाल। वैसे तो मंत्री परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन मंत्री अपने पदों पर तब तक बने रहते हैं, मंत्री अपने पदों पर तब तक बने रहते हैं जब तक उनका बहुमत होता है। यानी कि लोकसभा में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद तब तक रहेगा जब तक उसका
लोकसभा में बहुमत रहेगा। और सामूहिक उत्तरदायित्व के कारण, जो सामूहिक उत्तरदायित्व के कारण साधारणतः सभी मंत्री एक साथ नियुक्त किए जाते हैं और एक साथ ही उनका त्यागपत्र देते हैं। मतलब जितने भी मंत्री होते हैं वो सामूहिक रूप से एक साथ ही नियुक्त होते हैं और एक ही साथ वो अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। और साधारणतया जो है वो लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होता है। लेकिन यदि लोकसभा भंग हो जाए तो 5 वर्ष से पहले भी उनका ये कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। या लोकसभा में मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और अविश्वास प्रस्ताव अगर स्वीकृत हो जाता है तब भी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पूरी मंत्रिपरिषद एक साथ नियुक्त होती है और एक ही साथ उसका त्यागपत्र होता है। तो मैं समझता हूँ कि आप इस बात को समझ गए हो। क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको कार्यपालिका के बारे में विस्तार से समझा रहा हूँ। अब इसका अगला पॉइंट देखते हैं कि मंत्रिपरिषद के कार्य कौन कौन से हैं। तो मंत्रिपरिषद के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है नीति निर्धारण। मंत्रिपरिषद का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य है शासन की आंतरिक व विदेश नीति का निर्धारण करना। शासन की आंतरिक व विदेश नीति का निर्धारण करना तथा समय समय पर मंत्रिपरिषद को इस नीति का अनुसमर्थन संसद से कराना पड़ता है, क्योंकि संसद से भी पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है और उसको अवगत कराना पड़ता है कि हमने कौन कौन सी शासन से संबंधित नीति निर्धारण किए हैं। नंबर 2 है कार्यपालिका संबंधी कार्य। मंत्रिपरिषद का वास्तविक और नाम मात्र की प्रक्रिया जो है, नाम मात्र का शासन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा चलता है और जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा ही चलती है। इसलिए मंत्रिपरिषद संघ की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग व संचालन स्वयं करता है, लेकिन नाम से राष्ट्रपति के होता है। अगला विधायिका संबंधी कार्य। संसद में जितने भी महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, वह सभी विधेयक मंत्रियों के द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी कि जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं वो मंत्रियों के द्वारा ही सदन में पेश किए जाते हैं और बहुमत के कारण ही विधेयकों को पास कर दिया जाता है। यदि संसद में बहुमत नहीं होगा तो विधेयक पास नहीं होगा और मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। लेकिन जो भी महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं तो बहुमत के आधार पर मंत्रिपरिषद उनको पास करा देती है। अगला है वित्त संबंधी कार्य। देश के जितने भी वित्त का उत्तरदायित्व होता है, वो मंत्रिपरिषद पर ही है। सरकार का वार्षिक बजट, कितना बजट होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, को संसद में रखना और उसे स्वीकृत कराना मंत्रिपरिषद का ही कार्य है। जो बजट है उस बजट में हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, किस प्रकार कितने कर लगाने चाहिए, कितने कर नहीं लगाने चाहिए, इसका निर्धारण भी मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है और वही बजट प्रस्तुत करती है और उसको पास कराती है। अगला है नियुक्ति संबंधी अधिकार। यद्यपि संविधान द्वारा राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त राजदूत, सेना प्रमुख, संप्रेषक, महालेखा परीक्षक आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, किंतु व्यवहार में ये सभी नियुक्तियां मंत्रिपरिषद के द्वारा ही की जाती हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जितनी भी नियुक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन उनको परामर्श मंत्रिपरिषद ही देती है।
मंत्री परिषदीय नामों को आगे बढ़ाती है कि आप इसकी नियुक्ति इस पद पर कीजिएगा। ठीक है। अगला है विविध कार्य। विविध कार्यों में मंत्री परिषद के विविध कार्यों में विदेशों से संधियां करना, समझौते करना, राष्ट्रपति को युद्ध की घोषणा, आपातकालीन स्थिति को लागू करने का परामर्श भी मंत्री परिषद देती है। मंत्री परिषद ही कहती है कि आप जो है युद्ध की घोषणा करें या आपातकालीन लागू करें, युद्ध करें या संधियां करें, जो भी समझौते करें वो आप करें। तो ये सब कार्य जो है वो मंत्री परिषद के ही द्वारा होते हैं, वही परामर्श देती है। और संविधान में आवश्यकता अनुसार, संविधान में आवश्यकता अनुसार संशोधन का प्रस्ताव भी सदन में लाया जाता है। यदि किसी संविधान में संशोधन होता है तो उसका प्रस्ताव सदन में ला करके उसको पास कराना मंत्री परिषद का प्रमुख कार्य है। तो मैं समझता हूँ आप इसको अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे। ठीक है। सिविक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अब मैं आपको कार्यपालिका के अंतर्गत मंत्री परिषद और लोकसभा में संबंध क्या है इस पे विस्तार से चर्चा करूंगा। लोकसभा और मंत्री परिषद में घनिष्ठ संबंध है और ये संबंध निम्नलिखित कारणों से हम देख सकते हैं। नंबर 1, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा लोकसभा के सदस्य मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं और वो अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि यदि लोकसभा मंत्री परिषद के कार्य से लोकसभा संतुष्ट नहीं होती है तो वो उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकती है और उसे पास करा करके मंत्री परिषद को मजबूर कर सकती है कि वो लोकसभा से अपना इस्तीफा दे दे। नंबर 2, विधेयक की अस्वीकृति, विधेयकों की अस्वीकृति। यदि मंत्री परिषद लोकसभा में कोई विधेयक लाती है और उस विधेयक को लोकसभा के सदस्य अस्वीकार कर देते हैं तब भी मंत्री परिषद को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। ठीक। अगला पॉइंट है किसी भी मंत्री के प्रति अविश्वास, किसी भी मंत्री के प्रति अविश्वास। यदि लोकसभा में किसी मंत्री विशेष यानी कि कोई मंत्री है तो उसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव अगर पेश किया जाए तो भी अगर वो प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे पूरी मंत्री परिषद हो या एक मंत्री हो, किसी के प्रति भी अविश्वास प्रस्ताव आता है और वो पास हो जाता है सदन में तो मंत्री परिषद को सामूहिक रूप से इस्तीफा देना पड़ता है। अगला आता है कटौती प्रस्ताव। जिस समय लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया जा रहा होता है, जब लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया जा रहा होता है तो उस समय लोकसभा के सदस्य यदि कटौती प्रस्ताव पेश कर दें और वो प्रस्ताव स्वीकार हो जाए तो भी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ सकता है या वो बजट को ही अस्वीकार कर दें और बहुमत से पास कर दें तो भी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। अब आता है गैर सरकारी प्रस्ताव। यदि लोकसभा में कोई भी अन्य सदस्य, लोकसभा का कोई भी सदस्य यदि कोई विधेयक लाता है और उस विधेयक का मंत्री परिषद विरोध करती है कि ये विधेयक पास नहीं होना चाहिए, ये विधेयक गलत है, और वह विधेयक अगर लोकसभा में पास हो जाता है तब भी मंत्री परिषद के लिए ये शर्मनाक बात होती है और संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इस प्रकार से हमने ये देखा कि लोकसभा में मंत्री परिषद और लोकसभा में क्या संबंध है। मैं समझता हूँ आप इसको भली प्रकार समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे देखते हैं कार्यपालिका।